गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने समाज शास्त्र पूर्वव्रत किया था। आज हम मानव शास्त्रीय पूर्वव्रत करेंगे। पूर्वव्रत का मतलब क्या है कि समाज संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को विकसित करने में किन किन लोगों का सहयोग रहा है और कौन से विषय ने इसको प्रभावित किया है। कल हमने किया था समाज शास्त्रीय पूर्वव्रत, उसमें एंटीसीडेंट्स में मैंने आपको दुर्खीम और स्पेंसर के बारे में बतलाया था और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि स्पेंसर पे डार्विन का प्रभाव था और इन दोनों ने ही डार्विन और के प्रभाव स्पेंसर पर दिखाई देता है और स्पेंसर का प्रभाव हमें दुर्खीम पर दिखाई देता है। और हमने इन दोनों ही समाजशास्त्रियों के का जब जिक्र किया तो मैंने आपको बताया इन दोनों ने ही मानव समाज की तुलना मानव शरीर या अवयवी के साथ में की है और उसी की एनालॉजी देते हुए मानव समाज को समझाने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत मैंने आपको यह भी बताया कि दोनों ही समाजशास्त्री समाज के विकास को सरलता से जटिलता की ओर की चर्चा करते हैं और दुर्खीम ने दो प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है, जिसे हम यांत्रिक एकता वाला समाज और जिसे सावयवी एकता वाला समाज कहते हैं। यांत्रिक एकता वाला समाज सरल समाज है और सावयवी एकता वाला समाज जटिल समाज है। तो दोनों ही समाजशास्त्रियों ने समाज के विकास को सरलता से जटिलता की ओर समझाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, हम मानव शास्त्रीय पूर्वव्रत को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि दो समाजशास्त्री मानव शास्त्री दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है मेलिनोस्की और दूसरे जो हैं वे हैं रेडक्लिफ ब्राउन। ये दोनों ही मानव शास्त्रियों ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में अपना बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया है और इन दोनों के सहयोग का प्रभाव हम समाजशास्त्र में भी देख सकते हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री मेलिनोस्की और एवं रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खीम के विचारों के प्रभाव में आए और उनके अध्ययनों में संरचना व प्रकार्य अवधारणा का प्रमुख स्थान रहा है। इन लेखकों ने उद्विकास एवं विसरण विचारधारा की कमजोरियों को उद्घोषित किया जो कि उस काल में प्रभुत्व जमाए हुए थी। कहने का अभिप्राय क्या है कि इन दोनों ही समाजशास्त्रियों ने कहा, क्योंकि चूंकि अपन उस समय हम देखते हैं डार्विन का प्रभाव था, डार्विन के बाद स्पेंसर का प्रभाव था, तो यहाँ पर इन्होंने जो हमें परिवर्तन बतलाने का प्रयास किया था, इन्होंने उद्विकास के माध्यम से परिवर्तन को समझाया था। उद्विकास यानी जो क्रमबद्ध परिवर्तन होता है, चरणबद्ध जो परिवर्तन होता है सरलता से जटिलता की ओर, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। और उस इवोल्यूशन के आधार पर इन्होंने समाज को समझाने का प्रयास किया और इसी तरह डिफ्यूजन के आधार पर भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन इन दोनों ही मानव शास्त्रियों ने उद्विकास और विसरण को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। इन्होंने इसका मूल्यांकन और विश्लेषण किया और इस विश्लेषण में उनको जो भी कमजोरियां या कमियां दिखाई दी उसको सबके सामने प्रकट करने का प्रयास किया। इन लेखकों ने उद्विकास के उपागम की कमियों को दर्शाया और यह भी कहा कि प्रकार्यवाद व उद्विकास के सिद्धांतों में बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं है, लेकिन इनमें हमें अंतर दिखाई देता है। उद्विकास के सिद्धांत में समाज का वर्गीकरण स्थापित मानदंडों के अनुसार समय के संदर्भ में किया जाता है। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कालखंड के संदर्भ में जो परिवर्तन समाज को में होता है उसके आधार पर उद्विकासीय सिद्धांत ने समाज का वर्गीकरण किया और फलस्वरूप समय परिवर्तन व विकास के सोपान उद्विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण तत्व बन गए। मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि उद्विकास के सिद्धांत ने जो भी समाज के अंदर परिवर्तन हुआ, समाज का जो विकास हुआ, उसके अंदर तीन तत्व महत्वपूर्ण हो गए। एक समय पर महत्वपूर्ण था, समय के साथ जो उसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन से जो विकास हुआ उसको इसने इसमें महत्व दिया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम समय के परिप्रेक्ष्य को महत्व नहीं देता। इनमें उद्विकास में और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये तो मानता है कि समाज में परिवर्तन होता है, समाज में विकास होता है, लेकिन वह उसको समय के संदर्भ में देखने का प्रयास नहीं करता। यह उपागम सामाजिक व्यवस्था को समय के एक बिंदु के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। इसकी प्रमुख अभिरुचि इस बात को जानने में है कि किस प्रकार विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के नियमन में योग देती हैं।
अपन कल से एक ही बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच किस बात पर ध्यान देती है? सामाजिक व्यवस्था के नियमन में, उसमें समन्वयता का होना जरूरी है, उसमें स्थिरता या स्थायित्व का होना जरूरी है। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिमुखन किस बात पर जोर देता है? यह सामाजिक व्यवस्था के नियमन में किस प्रकार संस्थाएं अपना योगदान देती हैं उसको जानने का प्रयास करता है। अतः वे इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि वे क्या आवश्यकताएं हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था में क्रम बना रहता है। यहाँ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज समाज के अंदर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, चाहे वह संस्था हो चाहे वह व्यक्ति हो, इनका समाज में अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब वे समाज की किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। यदि कोई संस्था समाज की आवश्यकता की पूर्ति करने में धीरे धीरे असक्षम हो जाती है तो वह संस्था या वह परिस्थिति समाज से धीरे धीरे विलीन हो जाती है। समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अस्तित्व प्रकार का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए पहले जब हम युद्ध करते थे, दो देशों के बीच में युद्ध होते थे और तोप का जब प्रयोग होता था तो हमें तोपची की आवश्यकता होती, तोप चलाने वाला एक व्यक्ति जो कि उसके अंदर उसका विशेषीकरण होता था और हमें तोपची जैसे पद की आवश्यकता थी। धीरे धीरे युद्ध का प्रकार बदला और अब हमें उस प्रकार के तोपची की आवश्यकता नहीं है, तो तोपची जैसी परिस्थिति अब हमारे लिए महत्वहीन हो गई और अब वो हमें समाज में दिखाई नहीं देती। आज से 20-25 साल पहले के समाज को देखें तो हमारे पास में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद नहीं था क्योंकि कंप्यूटर नहीं था। समय परिवर्तित हुआ, हमारी एक नई आवश्यकता को जन्म हुआ, हमें कंप्यूटर चलाना सीखना है या कंप्यूटर आना चाहिए या कंप्यूटर के द्वारा हमें डाटा कलेक्शन करना है, तो एक नए पद का विकास हुआ जिसे हम कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि समाज में किसी भी पद या संस्था को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसको अपने प्रकार का निर्वहन करना पड़ेगा। और यही संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम ये देखता है कि संस्थाएं किस प्रकार अपने प्रकार का निर्वहन कर समाज को समन्वय उत्पन्न करती है, समाज को स्थिरता प्रदान करती है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम सहयोग एवं विभिन्न भागों के मध्य सामंजस्य को समझने का प्रयास करते हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था में समन्वयता बनाए रखते हैं। वर्तमान प्रकारवादी मैलिनोस्की व रेडक्लिफ ब्राउन के प्रति हम समाजशास्त्री बहुत अधिक ऋणी हैं क्योंकि इन लेखकों ने प्रकारवाद उपागम के प्रमुख आयामों की नींव डाली। मैलिनोस्की ने प्रकारवाद को एक भिन्न विचारधारा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या की है। अब मैलिनोव्स्की हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैलिनोव्स्की ने किसके प्रकार्यात्मक की बात की है? संस्कृति के प्रकार्यात्मक पक्ष की बात की है। वे कहते हैं आपको मालूम है संस्कृति क्या है? संक्षेप में यदि हम एक पंक्ति में कहें तो हम कहते हैं संस्कृति जीवन जीने का ढंग है। यदि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी संस्कृति की सहायता से ही करते हैं। तो मैलिनोव्स्की ने पूरे समाज के प्रकार्यात्मक पक्ष की व्याख्या न करके केवल संस्कृति की व्याख्या की है और इन्होंने कहा संस्कृति का अपना एक प्रकार्यात्मक पक्ष है और उसका उन्होंने समझाने का हमें प्रयास किया है। उन्होंने संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या की है। मानव शास्त्री होने के कारण उनकी अभिरुचि आदिम समाजों में थी। उन्होंने आदिम समाजों को सामाजिक सांस्कृतिक संपूर्णता के आधार पर विश्लेषित किया। समाज में विभिन्न संस्थाएं व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जन्म लेती हैं और इसी के आधार पर मैलिनोव्स्की ने 3 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। इन्होंने कहा 3 प्रकार की हमारे को समाज में आवश्यकताएं देखने को मिलती हैं। पहली आवश्यकता है आधारभूत प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताएं, यानी हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, भोजन आश्रय और सुरक्षा, ये हमारी प्रमुख प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताएं हैं।
दूसरी आवश्यकताओं को आपने यंत्र ग्राह्य आवश्यकताएं कहा है। ये उन क्रियाओं में निहित होती हैं जो कि आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे कि रहने के लिए मकान की आवश्यकता है, भोजन के लिए खेती की आवश्यकता है, खेती के लिए औजारों की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता है। तो इनको निर्माण करना हमारी द्वैत्विक आवश्यकताएं, इनको हम कहकर संबोधित कर सकते हैं। और तीसरी आवश्यकता हमारी समन्वयकारी आवश्यकता है, जिसे हम टर्शरी या तृतीय आवश्यकता भी कह सकते हैं। आधारभूत या यंत्रग्राही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समन्वयकारी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। अनेक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए व्यक्तियों को परस्पर सहयोग करना पड़ता है, जिसके माध्यम से समूह का निर्माण होता है। यहाँ अब हम नॉर्म्स एंड वैल्यूज की बात कर रहे हैं। समूह के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के मानदंड व सहभाजित मूल्य आवश्यक होते हैं। तो तृतीय आवश्यकता क्या है? हमारे मूल्य और मानदंड, जिसके माध्यम से व्यक्तियों के कार्यकलापों को नियंत्रित किया जा सकता है। इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति की व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है। यह व्यवस्था समन्वयकारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मेलिनोव्स्की ने संगठित सांस्कृतिक क्रियाओं को संस्था का नाम दिया है। ये संस्थाएं संस्कृति की विभिन्न इकाइयां होती हैं और हर संस्था की किसी आवश्यकता के इर्द गिर्द निर्मित होती है। उनके अनुसार हर संस्था समाज में कोई ना कोई प्रकार्यात्मक भूमिका को अदा करती है। यहाँ आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि मेलिनोव्स्की ने संस्कृति का प्रकार्यात्मक पक्ष को क्यों समझाने का प्रयास किया। वे कहते हैं हमारी 3 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, प्राथमिक, द्वैत्विक और तैत्विक आवश्यकताएं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें मकान चाहिए, खेती करनी है, हथियार बनाने हैं। अब हम मकान कैसे बनाएं, खेती कैसे करें, हथियारों का उत्पादन कैसे करें, इसके लिए अब हमें कुछ मूल्य और मानदंडों की आवश्यकता होती है। और यहीं पर हम देखते हैं संस्कृति का प्रवेश होता है। संस्कृति, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इसके 2 पक्ष होते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जब आप खेत की बात करते हैं, जब आप हथियार की बात करते हैं, जब आप मकान की बात करते हैं, आप भौतिक संस्कृति की बात करते हैं। अब इनका निर्माण कैसे हो, इसके लिए अपने कुछ नियम होते हैं, जिन्हें हम समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य और मानदंड कहते हैं। इन मूल्य और मानदंडों के आधार पर हम अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति करते हैं। तो मेलिनोव्स्की कहते हैं समाज को और मनुष्य को यदि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो उस समाज में संस्कृति यानी मूल्य, मानदंड, मूर्त अमूर्त दोनों संस्कृतियों का होना अनिवार्य है। इसलिए मेलिनोव्स्की ने संस्कृति के प्रकार्यात्मक पक्ष की व्याख्या की है। आपके अनुसार सामाजिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए संस्कृति का होना अनिवार्य है, और संस्कृति भी कैसी, जो अपने प्रकार्यात्मक पक्ष को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।